Welcome back dear aspirants. So today we will discuss here the age of Dryden. क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एज ऑफ ड्राइडन कब से कब तक मानी जाती है। तो एज ऑफ ड्राइडन 1660 से 1770 तक ये टाइम पीरियड माना जाता है। एज ऑफ ड्राइडन के ड्यूरिंग 3 रूलर्स का शासन हमें देखने को मिलता है, 2 डायनेस्टीज और एक रिवॉल्यूशन भी देखने को मिलती है। और ये जो एज ऑफ ड्राइडन है इसे रेस्टोरेशन पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, इसे रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग जो भी न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर वन, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना कब की गई थी? 1660, 1789, 1642 या 1798। ये इजी हो जाता है क्योंकि ये टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 1660 से 1770 तक मानी जाती है एज ऑफ ड्राइडन। तो रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1660 को मानी जाती है। अब इसको देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की जो स्थापना है वो 28 नवंबर 1660 को मानी जाती है। और यहाँ पर जो किंग्स चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने रॉयल चार्टर दिया था रॉयल सोसाइटी के अंतर्गत। जो द रॉयल सोसाइटी थी उसमें उन्होंने रॉयल चार्टर दिया था। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। ओल्डेस्ट नेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इसको माना जाता है। और इस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे वो वेंकट रमन रामाकृष्णन थे, जिनको ये पोस्ट 30 नवंबर 2015 तक वो इस पोस्ट पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवेलियर पॉइट सपोर्टेड इन द सिविल वार। जो कैवेलियर पॉइट्स थे उन्होंने समर्थन दिया सिविल वार में। चार्ल्स सेकंड, रिचर्ड, चार्ल्स फर्स्ट या क्रॉमवेल। ये जो कैवेलियर पॉइट्स हैं ये क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। कैवेलियर पॉइट्स कौन थे? ये 17th सेंचुरी के इंग्लिश पॉइट जो थे उनका एक स्कूल था। ठीक है, इनको कैवेलियर पॉइट्स बोला जाता था। 17th सेंचुरी के जो इंग्लिश पॉइट्स थे उनका एक स्कूल था जिसने इंग्लिश जो सिविल वार हुआ था, कब हुआ था ये इंग्लिश सिविल वार? 1642 से 51 के बीच। एक बार और देख लेते हैं इन फैक्ट्स को। 1642 से 1651 के बीच जो सिविल वार हुआ था उसमें चार्ल्स फर्स्ट का इन्होंने समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चार्ल्स फर्स्ट। तो कैवेलियर पॉइट्स जो थे किसका समर्थन किया था? उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट का यहाँ पर समर्थन किया था, जो कि स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ। कॉन्सीट एंड विट यानी कि दम्भ और बुद्धि, इसके फीचर्स आपको बताने हैं। विक्टोरियन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, सेंटिमेंटल पोइट्री या रोमांटिक पोइट्री। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कॉन्सीट एंड विट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती है मेटाफिजिकल पोइट्री। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मेन फीचर्स हो जाते हैं। ठीक है, जो ये टर्म था कॉन्सीट, ये कहाँ से क्या दिखाता है? ये यहाँ पर किसी भी राइटिंग की और उसकी थीम के टाइप को और स्टाइल को दिखाता है। ठीक है, कॉन्सीट। कुछ अदर फैक्ट्स भी हैं। जो ये टर्म मेटाफिजिक्स था इसको सबसे पहले किसने कॉइन किया था? मेटाफिजिक्स। ये जो मेटाफिजिक्स टर्म है वैसे तो फादर ऑफ मेटाफिजिक्स प्लेटो माने जाते हैं, लेकिन जो अरिस्टो थे उन्होंने 14 बुक्स में इस टर्म को दिया था मेटाफिजिक्स को। ठीक है, और मेटाफिजिक्स, फादर ऑफ मेटाफिजिक्स कौन माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने सबसे पहले मेटाफिजिकल टर्म को कॉइंड किया था। मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म अलग है, मेटाफिजिक्स टर्म अलग है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। कंसीट एंड वीट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, ये जो टर्म है इसमें हम टाइप, स्टाइल ऑफ राइटिंग और थीम को कंसीडर करते हैं। मेटाफिजिक्स का लिटरेरी मीनिंग होता है अबव और बियॉन्ड द फिजिकल और कॉन्क्रीट, ऑफन अबाउट नॉन मटेरियल एंड सुपर नेचुरल। मीन्स नॉन मटेरियल और सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में सोचना। ठीक है, ये होता है मेटाफिजिक्स का लिटरेरी मीनिंग। अब यहाँ पर 2 टर्म है हमारे पास, एक तो मेटाफिजिक्स है और एक मेटाफिजिकल पोइट्री है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेटाफिजिक्स का सबसे पहले यूज़ तो माना जाता है अरिस्टो ने किया था 14 लाइन्स की उनकी जो बुक थी उसमें, और इसके फादर माने जाते हैं प्लेटो।
ठीक है, मेटाफिजिक्स की। बट अगर बात आई मेटाफिजिकल पोइट्री की, तो ये जो टर्म है ये कॉइन तो हुआ था, किसने कॉइन किया था? ये सैमुअल जॉनसन ने, लेकिन फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री माने जाते हैं जॉन डन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पूछा जाए कि टर्म को कॉइन किया गया था तो किसके द्वारा? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। और फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कौन माने जाते हैं? जॉन डन माने जाते हैं। उसी तरह से मेटाफिजिक्स, फादर ऑफ मेटाफिजिक्स किसे बोला जाता है? ये प्लेटो को बोला जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ किसने किया था? एरिस्टो ने किया था अपनी 14 लाइन्स की बुक में, पोएम में। ये जो सैमुअल जॉनसन थे ये 18th सेंचुरी के पोएट, एसेइस्ट एंड फिलोसोफर थे, और इन्होंने इस टर्म को क्रिएट किया था। किस टर्म को? मेटाफिजिकल पोइट्री को, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये टर्म तो क्रिएट किया था। अगर ये पूछा जाए कि किसने दिया था ये टर्म, किसने क्रिएट किया था, तो सैमुअल जॉनसन ने, जो कि 18th सेंचुरी के इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट एंड फिलोसोफर माने जाते हैं। बट जॉन डन, जिनका जन्म 1572 लंदन में हुआ था, उन्हें फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री या पोएट्स माना जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा टर्म हमने अभी डिस्कस किया है मेटाफिजिक्स, वो अलग टर्म है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैपेंड इन 1642? ये बताना है कि कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट 1642 में हुए थे, कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। सो ऑप्शंस आर एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, इन्वेजन ऑफ आयरलैंड बाय क्रॉमवेल, यानी कि क्रॉमवेल द्वारा आयरलैंड पर जो आक्रमण हुआ था, थिएटर्स वर क्लोज्ड, क्रॉमवेल वॉज सक्सीडेड बाय रिचर्ड। तो कौन सा इसमें सही हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है इसमें सी, थिएटर्स वर क्लोज्ड। कि कौन सी इसमें से जो महत्वपूर्ण घटना है वो घटी थी कि उस टाइम पर थिएटर क्लोज हो गए थे। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम सिविल वार छिड़ गया था, ठीक है। तो लंदन के जो थिएटर थे वहाँ पर सिविल वार छिड़ने के कारण 1642 6 सितंबर 1642 को उनको क्लोज कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो डेट है ये शेक्सपियर के जो लंदन थिएटर की जो अवधि है उसके एंड मानी जाती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो शेक्सपियर का लंदन थिएटर था यहीं से इसका एंड हुआ है। और इसकी जो इसको रीबिल्ड करने की जो एक पहल शुरू हुई थी वो बिल्कुल अलग थिएटर था, वो शेक्सपियर के थिएटर से बिल्कुल अलग थिएटर माना जाता है, ठीक है। कुछ अदर फैक्ट्स हैं इसमें। जनवरी 30 1649 को वहाँ पर जो किंग चार्ल्स फर्स्ट को जब वहाँ से बिहेडेड कर दिया गया था, यानी कि उनको गद्दी से उतार दिया गया था, उनका सर काट दिया गया था बैंकेटिक हाउस इन वाइट हॉल में। तो वहाँ पर 1660 में राजशाही बहाल हुई थी। एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट की फांसी ने एक जो वहाँ पर पावरफुल मोनैर्क था उसको फिनिश कर दिया था, वहाँ पर वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और यानी कि जो मतलब किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो वहाँ पर विचार वगैरह थे या जो भी उन्होंने वहाँ ट्रेडिशन चलाया हुआ था उसका एंड वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं वहाँ हुई थी। 30 जनवरी 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब और कैसे इनको बिहेडेड किया गया, इनके बाद कौन गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। और कैसे जो इनके पुत्र थे, जो इनके सन थे चार्ल्स सेकंड, उनको वहाँ पर बहाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो किससे इन्फ्लुएंस था? फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इटालियन ड्रामेटिस्ट या ग्रीक ड्रामेटिस्ट? तो ये इन्फ्लुएंस था फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से, रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है फ्रेंच। ये जो रेस्टोरेशन पीरियड था ये फ्रेंच ड्रामेटिस्ट राइटर्स से इन्फ्लुएंस था। इंग्लिश राइटर्स उस पीरियड के, स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर थी फ्रांस की, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। अब इन में आते हैं कॉमेडीज ऑफ मॉलेर, ट्रेजेडीज ऑफ कॉर्नेल, सटायर्स, एपिसल्स और वर्सिफाइड एसेज ऑफ बोलेयो, इनके नाम आ जाते हैं। और अदर जो रेस्टोरेशन राइटर थे उनमें आ जाते हैं वॉलर, काउले, डेवनेंट, विशरले, विलर्स, ठीक है। ये जब इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है ड्यूरिंग द एग्जाइल, तो तब इनका जो वर्क है वो
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट, कि जो कॉन्ग्रीव थे उन्होंने अपना हाथ आजमाया कैसे? रोमांटिक कॉमेडीज़ में, कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर्स में, कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स में, या फार्स कॉमेडीज़ में? तो इसमें राइट आंसर इसका करेक्ट हो जाता है, कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स में उन्होंने अपने वर्क लिखे थे। ठीक है, तो ये जो विलियम कॉन्ग्रीव थे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, जिन्होंने जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसमें अपने वर्क लिखे थे, उनका जो सैटायरिकल पोर्ट्रेयल था, ठीक है, उसमें उन्होंने अपने वर्क लिखे थे। उनके अदर्स वर्क के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओल्ड बैचलर जो कि 1693 के ड्यूरिंग आया था, डबल डीलर 1693 में, ठीक है, एल फॉर लव 1695 में, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700, ये विलियम कॉन्ग्रीव के फेमस वर्क हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय, पोएटिक जस्टिस टर्म किसके द्वारा दिया गया था? सैमुअल जॉनसन, जॉफ्रे चौसर, जॉन ड्राइडन, टॉमस ट्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इसका, टॉमस ट्राइमर ने पोएटिक जस्टिस टर्म दिया था। बहुत सारे लिटरेचर में ऐसे टर्म हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग जो टर्म दिए हैं जो मेन है। ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही जैसे टर्म आपसे पुटअप किए जाएं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे राइटर है, कोई भी राइटर है या कोई भी पोएट्स है, तो उनके टर्म देकर आपसे पूछ लिया जाए। एक एक राइटर ने 2 से 3 टर्म्स भी वहाँ लिख दिए हैं, तो आपसे अलग अलग टर्म पूछे जाएं, तो इसलिए इनकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस लर्निंग ज़रूरी है। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हिस्टोरियन टॉमस ट्राइमर जो थे, उन्होंने पोएटिक जस्टिस टर्म अपने एसे द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज में दिया था, जो कि 1678 में आता है। ठीक है, पोएटिक जस्टिस जो टर्म था उसे पोएटिकल जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ अदर पोएट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट टर्म दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्हें आप चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। अरिस्तु फादर ऑफ क्रिटिसिज्म माने जाते हैं, बेकन फादर ऑफ इंग्लिश माने जाते हैं। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट माने जाते हैं। चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। कॉलरिज ने टर्म दिया था विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ऐसे ही डीजी रॉसिटी जो है उन्होंने प्री रेफ्लेट मूवमेंट जो टर्म है वो दिया था। ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, इसकी जो स्पेलिंग है वो आप ठीक कर लेंगे। तो ये जो स्पेलिंग है ये हो जाती है प्री रेफ्लेट मूवमेंट, डीजी रॉसिटी। ये हायर एग्जाम जो जीआईसी का हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। टर्म देकर आपको पूछ लिया जाएगा ये टर्म किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इन्होंने ये टर्म दिया था। ड्राइडन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इन्होंने ये टर्म यहाँ पर दिया था। इसी तरह से हॉरिस वॉलपॉल, इन्होंने फादर ऑफ गॉथिक नॉवल। जैक्स डेरिडा, प्रीवियस एग्जाम में डीकंस्ट्रक्शन पूछा गया था, मे भी इस बार पूछ लिया जाए डिफरेंस टर्म किसने दिया है या ग्रामेटोलॉजी किसने दिया है। तो ये तीनों ही टर्म जैक्स डेरिडा से रिलेटेड हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, पिछली बार डीकंस्ट्रक्शन पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में, हो सकता है इस बार ग्रामेटोलॉजी पूछ लिया जाए या डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। जॉन रस्किन पैथेटिक फेलेसी इन्होंने दिया था। कीट्स के यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी, अ पाइट ऑफ ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, तो कीट्स ने यहाँ पर 3 टर्म कॉइन किए हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर मार्लोव, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा माना जाता है। मार्टिन एस्लिन, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड, ग्रैंड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्टाइल। अप्लाइड टू मिल्टन, टच स्टोन मेथड, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही दिया था। मिल्टन अबिलेटेड एलिजाबेथन माने जाते हैं। मॉन्टेन फादर ऑफ एसे माने जाते हैं। निकोलस राव, शी ट्रेजेडी यानी कि पैथेटिक ट्रेजेडी जिसमें बहुत ज़्यादा जो दुख है वो शो होता है, इस तरह की उसके लिए जाने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ ने वर्शिपर ऑफ नेचर इनको बोला जाता है। विलियम जेम्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म इन्होंने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया टर्म है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म विलियम जेम्स ने दिया था। जॉन वाइक्लिफ, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इसी तरह से टी.एस. एलियट, ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव। और स्पेंसर, पोएट्स एंड पोएट। इसी तरह से जो सिगमंड फ्रायड हैं उन्हें फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस माना जाता है। ये जो टर्म है ना सिगमंड फ्रायड का, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, इसको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। पिछली बार ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स पूछा गया था, इन्हीं का ही मे बी इस बार ये वाला टर्म देकर पूछ लिया जाए। ये जो साइको एनालिसिस है इसका एग्जाम्पल हैमलेट है। हैमलेट जो कि शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी है, जिसमें फ्राइड के अकॉर्डिंग साइको एनालिसिस वाली जो सिचुएशन है वो कहाँ पर होती है कि जब हैमलेट अपना जो बदला है उसको लेने में डिले करता है,
क्योंकि उसके जो अंकल हैं उन्होंने अपनी जो उनकी अनकॉन्शियस विशेस है उसको पूरा कर लिया था, हेमलेट की मदर से शादी भी कर ली थी और उसके फादर को रिप्लेस भी कर दिया था, यानी कि उनको मार भी दिया था। तो वो डिले करता रहता है इन सब चीज़ों को, तो ये यहाँ पर साइको एनालिसिस का एग्जाम्पल हो जाता है। अगर ये पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस किन्हें माना जाता है तो वो सिगमंड फ्रायड है। इसी तरह से ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स ये चैनल पर अपलोडेड है, जो शॉर्ट्स अपलोडेड है ना उन्हें एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिए, आपका रिविजन उनके अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर ये सब मैंने डिफाइन किए हैं, सिगमंड फ्रायड ने ये टर्म दिया था, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। और भी बहुत सारे टर्म हैं, पोइटिक टर्म, लिटरेरी टर्म, या फिर जैसे फादर हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस चार्ल्स लैम हैं, इस तरह से बहुत सारे टर्म लिटरेचर में हैं, पर जो मेन है हमें उन्हें रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड। जो हीरोइक ड्रामा थे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है कि जो हीरोइक ड्रामा थे वो मेन रूप से कैसे थे, एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड या रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड थे, या रेस्टोरेशन पीरियड से, या एलिजाबेथन पीरियड से, कौन से पीरियड से वो रिलेट करते थे। इसका राइट आंसर हो जाता है रेस्टोरेशन पीरियड से हीरोइक ड्रामा रिलेट करते थे। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हीरोइक ड्रामा कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे। रेस्टोरेशन पीरियड को ही एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो 1660 में किंग चार्ल्स सेकंड थे, जब उनकी वापसी हुई थी इंग्लिश थ्रोन पर 1660 में, तब से ये एज स्टार्ट है। और यहाँ पर 2 तरह के डेवलपमेंट्स नोट किए गए थे इस पीरियड में, मेनली हीरोइक प्लेस एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेनली ये जो 2 डेवलपमेंट्स थे ये यहाँ पर नोट किए जा सकते हैं। कुछ अदर फैक्ट्स लाइक जो जैसे चीफ प्रोटैगनिस्ट और राइटर हेरोइक ट्रेजेडी के ड्राइडन को माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको एज ऑफ ड्राइडन यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। उनकी लीडरशिप में जो हेरोइक ट्रेजेडी थी 1660 से 1678 तक मानी जाती है, और इन ट्रेजेडीज़ में रेस्टोरेशन पीरियड स्पेशलाइज था हेरोइक ट्रेजेडी को लेकर, जिसमें जो थीम थी वो एपिक मैग्नीट्यूड से रिलेट करती थी, यानी कि जो वहाँ पर एपिक के जो परिमाण होते थे, मैग्नीट्यूड यानी कि उनके जो मापक होते थे, उन विषयों से वो डील करती थी, उनसे वो रिलेट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलेगरी इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स और सिंबल्स Symbols continued throughout the entire story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features. Following this, which of the book mentioned below is an allegory? Allegory के बारे में ये जो रूपक है उसमें जो नीचे यहाँ पर बुक्स दी गई हैं कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि एक एलेगरी जो है वो एक सीरीज़ है मेटाफोर्स की, सिंबल्स की, जो कि जारी रहती है, तथ्यों की जो एक सीरीज़ होती है उनको एक सीरीज़ से दूसरी सीरीज़ में जो एंटायर स्टोरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उनकी जो मेन फीचर्स होते हैं उन सबको। तो ये जो एलेगरी के बारे में किस बुक में दिया गया है? पिलग्रिम प्रोग्रेस, द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्रिस्ट, गुलिवर्स ट्रेवल, रॉबिन्सन क्रूसो। तो यहाँ पर जो पिलग्रिम ऑफ प्रोग्रेस है वो मेन एग्जाम्पल हो जाता है एलेगरी का, और ये उसी में दिया गया है। जॉन बेनियन इसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको 1678 के ड्यूरिंग पब्लिश कराया गया था। ये हाईली इन्फ्लुएंशियल वर्क है रिलीजन टेस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर उन्होंने लाइंस दी हैं कि वन लुक विल सिंक अ शिप एंड वन सिन विल डिस्ट्रॉय अ, इन प्रेयर इट इज़ बेटर टू हैव अ हर्ट विदाउट वर्ड्स देन वैंड्स विदाउट अ हर्ट। Question, who is the author of Robinson Crusoe? Daniel Defoe, Samuel Richardson, हेनरी फील्डिंग, जॉन गाल्सवर्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखी थी? इजी हो जाता है, डेनियल डेफो ने लिखी थी, जो कि इंग्लिश ट्रेडर, जर्नलिस्ट, पोएट एंड पैम्फलेटर थे। कुछ अदर फैक्ट कि ये जो स्टोरी थी ना रॉबिन्सन क्रूसो, ये एक इंग्लिश मैन की स्टोरी थी जिसको ट्रॉपिकल एरिया यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय एरिया था 28 ईयर्स से वो वहाँ से निर्वासित हैं। और ये कौन थे? ऐसा माना जाता है कि ये एक ट्रू लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड स्टोरी है, जिनका नाम अलेक्जेंडर सेलकर्क था, जो कि एक स्कॉटिश थे, ठीक है, जिन्होंने 4 ईयर्स तक वहाँ पर सर्वाइव किया। कहाँ पर? पैसिफिक आइलैंड पर, यानी कि प्रशांत द्वीप पर। डेनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो को 1719 में पब्लिश कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन? इनमें से कौन ब्रिटिश सॉवरेन यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश सॉवरेन थे,
किसे ऑफिशियली अपॉइंट किया था पोएट लॉरेट फर्स्ट? बेन जॉनसन, ड्राइडन, रॉबर्ट सदेव, वर्ड्सवर्थ। ये इजी हो जाता है। ड्राइडन को वहाँ पर फर्स्ट पोएट लॉरेट अपॉइंट किया था ऑफिशियली किंग चार्ल्स सेकंड ने 1668 में, ठीक है। और ये पावरफुल सटायरिस्ट माने जाते हैं कौन? ड्राइडन, ठीक है। क्रॉनोलॉजिकल यहाँ पर लिस्ट है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, ये सभी पोएट लॉरेट, ठीक है, जो ऑफिशियल थे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टो, एन ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टो, अनअवेयर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टो, या आर रेशनल फॉलोवर्स ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आर रेशनल फॉलोवर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ड्राइडन थे ये अरिस्टो के जो क्रिटिकल थ्योरीज थी उसके तर्कसंगत अनुयायी इनको बोला जाता है, रैशनल फॉलोवर इनको बोला जाता है। यानी कि ये एक क्रिटिसिज्म के रूप में जो ड्राइडन थे उन्होंने अरिस्टो के जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स थे उनके तर्कसंगत अनुयायी ये माने जाते हैं, क्योंकि ड्राइडन जो है उन्होंने अरिस्टो की जो थ्योरी है यूनिटी ऑफ एक्शन पर वर्क किया था, ठीक है, और उसको समझा। और इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर जो नियो क्लासिकल क्रिटिक्स थे उनकी तुलना में उन वर्क को हमें समझाते हैं, ठीक है। तो ड्राइडन बहुत ज़्यादा तर्कसंगत थे और उन्होंने अरिस्टो का यह विश्वास करते हुए विरोध किया था कि किसी भी जो प्ले है उसकी सॉल उसके प्लॉट में नहीं पाई जाती, ठीक है, जबकि जो उसका डिक्शन और थॉट है वहाँ पर उसकी सॉल पाई जाती है। तो इस तरह के तर्कसंगत जो उनके विचार थे वो उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने आधुनिक जो इंग्लिश प्रोज है उसकी स्टाइल को निर्धारित किया है, चॉसर, ड्राइडन, लैम्ब या स्विफ्ट? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ड्राइडन। उन्होंने ही इसके मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के स्टाइल को यहाँ रखा है, ठीक है। किसने? ड्राइडन ने क्या किया था कि जो 16th सेंचुरी के लास्ट में उनकी जो निपुणता थी, क्या राइटिंग स्टाइल जो था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया था, फेमस हो गया था। उन्होंने अपना मास्टरपीस द नेचर ऑफ प्रीफेस वहाँ पर प्रोड्यूस किया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा था इज रैम्बलिंग एंड इन द प्लेजेंट इंट्यूशन ऑफ हिज ऑन पर्सनैलिटी, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी कि इज रैम्बलिंग यानी कि एक तरह से कुछ भी बोल देना, बकवास जिसको हम बोलते हैं, इस वर्ड को इज रैम्बलिंग यहाँ पर। तो इस तरह के वर्ड्स वहाँ पर ड्राइडन ने बोले थे। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ड्स ऐसे सिंपली देके पूछ लिया जाएगा कि ये वर्ड्स किसके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कोट्स में दिए गए हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं सिंपली आपको देके पूछ लिया जाएगा कि ये किसने बोला था, है ना, इज रैम्बलिंग यानी कि कुछ भी बोल देना, है ना, इनका मीन्स होगा बकवास करना, है ना। तो और अपने जो उनके खुद के जो पर्सनल थे वो वहाँ पर लिखते हैं कि ये जो खुशी है ये हमें मॉन्टेग की याद दिलाता है। मॉन्टेग कौन थे? जिन्हें फादर ऑफ एसे माना जाता है, ठीक है, उनकी याद ये दिलाता है, ठीक है। सम अदर फैक्ट्स में हम बता देते हैं कि जो ड्राइडन थे उनके खुद के जो छोटे और वेल बैलेंस सेंटेंस थे वो लिखते थे, ठीक है, उनमें हमें ल्यूसिडिटी और प्रिसिजन देखने को मिलता है, यानी कि मैत्रीपूर्ण भाव और ल्यूसिडिटी वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। फ्रेंडली इंटरकोर्स विद द रीडर के साथ जो उनकी शैली थी वो वहाँ पर जो अपने सेंटेंस थे उनको स्मॉल रखते थे और वेल बैलेंस्ड वो रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन सैड इन वन ऑफ हिज क्रिटिकल ट्रिटाइज, ये ड्राइडन ने अपने किस आलोचनात्मक जो उन्होंने एक ट्रिटाइज लिखी थी, यानी कि एक ग्रंथ जिसे बोला जाता है, ये कहाँ पर उन्होंने लिखा था? आवर नंबर्स यानी कि वर्सिफिकेशन वर इन दियर नॉलेज टिल दीज टू अपीयर्ड, कि इन दोनों के प्रकट होने तक, टू अपीयर्ड, इन दोनों के प्रकट होने तक जो हमारी नंबर्स हैं, हमारी जो संख्या हैं वो शून्य अवस्था में थी, यानी कि नॉन-एज में थी। तो इस अवलोकन में जो ड्राइडन है वो किसे रेफर करते हैं? सैमुअल बटलर एंड काउले, मिल्टन एंड डन, हैरिक एंड टेलर या वॉलर और डेनहम? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इस ट्रिटाइज में, इसमें वो वॉलर एंड डेनहम का जिक्र करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है वॉलर एंड डेनहम का जिक्र करते हुए वो इस ट्रिटाइज में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बिटवीन विच सेट्स ऑफ ईयर्स डिड ड्राइडन लिव, कि ड्राइडन कौन से ईयर तक जीवित रहे? 1625 से 1700, 1628 से 1700, 1635 से 1700 या 1631 से 1700? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, 1631 से 1700 तक ड्राइडन का टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज नॉट क्रिएटेड एंड रिटन बाय ड्राइडन? ऑल फॉर लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, लव स्लीपर्स लॉस्ट, टाइटैनिक लव। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है कि ड्राइडन का कौन सा नहीं है, ये तो शेक्सपियर का है, लव स्लीपर लॉस्ट, ठीक है, बाकी सारे ड्राइडन के हैं। Here is God's plenty, who is Dryden referring to in this remark? इस रिमार्क में जो ड्राइडन है वो किसका उल्लेख कर रहे हैं कि here is God's plenty, कि यहाँ भगवान प्रचुर अवस्था में है। चौसर, मार्लोव, शेक्सपियर या स्पेंसर? तो इसमें राइट आंसर चौसर हो जाता है। वो चौसर को इस तरह का रिमार्क देकर यहाँ पर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, ये इजी हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ भी है। ये किस पर बेस्ड है? सैमसनिस्ट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट। तो ड्राइडन ऑल फॉर लव ये बेस्ड है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो ड्राइडन ने शेक्सपियर की इस प्ले से प्रेरित होकर ऑल फॉर लव यहाँ पर लिखा था। सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ ड्राइडन्स द हिंड एंड द पैंथर इज डिफेंस ऑफ प्योरिटनिज्म, डिफेंस ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म, डिफेंस ऑफ एंग्लिकनिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं? डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म की बात कर रहे हैं। कि द हिंड एंड द पैंथर की थीम कौन सी हो जाती है? डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन्स द मेडल इज अ पर्सनल सटायर ऑन, ड्राइडन का द मेडल किस पर पर्सनल सटायर यहाँ माना जाता है? चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स सेकेंड, शेफ्ट्सबरी या जॉन बेनियन? तो इसका राइट आंसर हो जाता है शेफ्ट्सबरी पर ये पर्सनल सटायर माना जाता है। हियर्स लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, नाउ शी इज़ एट रेस्ट एंड सो एम आई, कि यहाँ पर मेरी वाइफ लेटी है, उसे यहीं आराम करने दो, अब वह आराम में है और मैं भी। तो ये इस तरह के वर्ड जो हैं ये किस राइटर ने अपनी वाइफ की टर्म पर दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जॉन ड्राइडन। इस तरह के जो वर्ड्स थे, इस तरह की जो लाइन्स थी, जॉन ड्राइडन ने अपनी वाइफ की जो ग्रेव थी उस पर लिखे थे। ड्राइडन वॉज हेल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, उनको माना जाता है इंग्लिश क्रिटिसिज्म का जनक उनको माना जाता है। तो किसने ऐसा उनके बारे में बोला था? कॉलरिज, बॉब एडिसन या डॉक्टर जॉनसन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहकर उनकी वहाँ प्रशंसा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पुटअप किया जा सकता है, व्हाट स्पेशल एपिथेट इज गिवन टू ड्राइडन्स प्लेस इन जनरल? हॉरर प्लेस, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, रेवेंज प्लेस या हेरोइक प्लेस? तो ये हम पढ़ चुके हैं। हेरोइक प्लेस जो थे, ठीक है, हेरोइक प्लेस इस तरह का जो स्पेशल इफेक्ट था वो अपने प्लेस में रखते थे, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगहम इज अ कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन ड्राइडन्स, किस में दिखाई देते हैं जिमरीज और ड्यूक ऑफ बकिंगहम? मैकफ्लेकन, द रिहर्सल, द मेडल, एब्सोलम एंड एकिटोफेल? ये राइट आंसर हो जाता है एब्सोलम एंड एकिटोफेल में ये कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ड्राइडन्स अलेक्जेंडर्स फीस्ट इज अ प्ले, अ सटायर, अ नैरेटिव पोएम, एन ऑड? तो यहाँ पर जो ड्राइडन का अलेक्जेंडर फीस्ट है उन्होंने किसे माना है? एन ऑड, यानी कि एक ऑड को उन्होंने अलेक्जेंडर फीस्ट माना है। ड्राइडन हैज़ रिटन एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, व्हाट इज इट्स टाइटल? तो टाइटल आपको बताना है कि उन्होंने एक एलेजी क्रॉमवेल की डेथ पर लिखी थी। इन मेमोरी ऑफ क्रॉमवेल, क्रॉमवेल, हेरोइक स्ट्रेंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल या अ ट्रिब्यूट टू क्रॉमवेल? तो इसमें आपको बताना है, तो ये हो जाते हैं हेरोइक स्ट्रेंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। ये एलेजी ड्राइडन ने लिखी थी क्रॉमवेल की डेथ पर। तो ये कुछ ड्राइडन से रिलेटेड फैक्ट्स और नोट्स हो जाते हैं। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।